नेशनल हाईवे में चले जाइए आप, जो गुमटी वाले थे, जो चाय बेचते थे, उनको 5-5 लाख का मुआवजा मिला है। अब ये कहाँ? अरे मुआवजा तो जो बाहर के उनको करोड़ों मिला है, इनका कुछ देखिए, पहली बात आप भीतरी बारी वाली बात अलग है कि बाहर का कोई नहीं यहाँ पे, भीतरी बाहरी नहीं। मेरी बात, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये कोई नहीं यहाँ पे, यहीं के हैं लोग। सुनिए, तब आप तो राजनीति कर रहे हैं इसलिए समझ नहीं पाएंगे भाई साहब। हम लोग कवरेज इसलिए नहीं कर रहे, हम लोग जमीन पर जाके देख रहे हैं। का मतलब है कि बाहरी का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे बैठन में या कहीं और जो लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ नहीं, बात आपका ठीक है, क्या है अपॉर्चुनिटी। अब आप बाहरी वाला क्लियर कर रहे, बाहरियों से नफरत नहीं है, लेकिन सुनिए क्लियर सुन लीजिए, बाहरियों से नफरत नहीं है, सब सुन लीजिए ना, एकदम लाइव चल रहा है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। अब बाहरियों से नफरत नहीं है, उसका उदाहरण ये है कि गोरबी में जब उजाड़े जा रहे थे लोग, कोई नेता नहीं आया था, कोई पत्रकार, अतुल दुबे आया था, वो बिहार के लोग थे, तो गरीबों के साथ तो हमेशा खड़े हैं। लेकिन बाहर के लोग आके जो माफिया बनते हैं, तो दबाते हैं यहाँ के लोगों को, है ना, चाहे सीधी रीवा के हो, चाहे कहीं को बिहार जाते, वो रिमांड से चलाते हैं, वो तनख्वाह खाते हैं लोगों के, है ना, वर्कर खाते हैं, तो उन लोगों से विरोध है, क्योंकि गरीब के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ये इस बारी से नाराज है। वो आपका कहना ठीक है, और लेकिन जैसे मकान बनाने वाली बात, जैसे भी आप बोले कि यहाँ लोग आके मकान बनाते हैं, ऐसा होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी इंसान को कहीं मिलेगी वो नहीं छोड़ेगा। अगर एनसीएल को जल्दी निपटाना है, जल्दी निपटाए तो जितना कम से कम में पड़ जाएगा, जितना देरी करेगा उतने लोग बनाएंगे, उतना ज्यादा उसको देना पड़ेगा। तो सरकार में लोग भी तो करते हैं ना, अब प्रधानमंत्री देखिए बारे में जाके कहाँ के लोग आ रहे हैं, वो सब क्लियर करें, जहाँ तक सुन रहे बढ़िया हो जाए। देखिए उसमें भी जांच बैठी है, उसमें भी हमारे अधिकारी नगर निगम क्या मालूम नब गए हो, उससे बढ़िया पद लेके फिर से आ गया। आगे ठीक है, उसमें जांच कर करके जो है, अब जांच चल रही है उसके ऊपर, अगर उसमें कोई दोषी पाए जाएंगे तो जरूर जाएंगे। ठीक है, देर सवेर होता है, लेकिन अगर आप लोग के माध्यम से अगर ऐसी बातें नहीं उठेंगी तो ऐसा नहीं कि बात को कोई ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर कहीं आग लगी है, धुआं होता है, तो उसका निराकरण भी होना होगा। निराकरण होगा। चलिए आपसे अगला सवाल। धन्यवाद जी, मैं आपसे कुछ आग्रह करूँगा, जो हम सबको अधिकार दिया गया है जनप्रतिनिधि चुनने का, तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, फिर विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, ये हम सब इसलिए चुनते हैं उनको कि ये हमारी समस्या का निराकरण करें। तो जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो हमारे भाई हिमांशु शेखर भाई हैं, हमेशा आते हैं, ये अपने पार्षद होने के नाते जिनका नाम छूट रहा है वो मेयर काउंसिल में मेयर काउंसिल को वहाँ जाकर अध्यक्ष जी के सामने मतलब रखें, और ये ड्यूटी हमारी पब्लिक की नहीं बनती, ये क्षेत्र के सांसद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये हमारी सांसद की बनती है, ये सांसद को क्वेश्चन उठाना चाहिए। क्षेत्र के विधायक की बनती है, वह सांसद विधायक होने के नाते विधानसभा में क्वेश्चन उठाना चाहिए। हमारे एक क्षेत्र के एक सांसद हैं, उनका नाम कमलनाथ है, वो अपने क्षेत्र में जब सिंगरौली मध्य प्रदेश विकास नहीं हुआ था तो मैं वहाँ पर 91 में गया था, मैं सबके साथ छिंदवाड़ा में, तो वो एक ऐसा सांसद जो सब दल को लेकर चलता है, ये राजनीतिक बातें ना उठनी चाहिए। मैं आपको इसलिए दोबारा मतलब बोलने का मौका चाहे, क्योंकि जानते हैं क्या, राजनीति छोड़ के गरीब दबे पिछड़े लोगों की बात उठनी चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, जो गरीबों का हक है वो मिलना चाहिए, माफिया ना उस पर आगे कब्जा करे। जी मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो राजनीतिक बात ना हो, ना सरकारी बातें हो, यहाँ पर एक मैनेजमेंट की बातें हों, जो सरकार आती है जाती है, देखिए गरीबों की जो अंतिम छोर के लोग हैं उनका कहीं देखिए मतलब भूमि जोड़ने में नाम बढ़ जाता है। सांसद की ड्यूटी बनती है, वो लोकसभा पहुंचने वाला विधायक की ड्यूटी बनती है, हमारे क्षेत्र के पार्षद की ड्यूटी बनती है, और जानते हम सबको इस चीज को एकजुट होकर, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, सबको एकजुट होकर गरीबों की आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं गरीबों का लीडर हूँ, सफाई कामगारों के पास छोटी जमीन है, उनको खाड़ दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सर जानते हैं, जो आदमी 5,000 रुपये कमा रहा है, 7,000 रुपये अगर बिजली का बिल आएगा तो कहाँ से पे करना पड़ेगा। बिजली चीज को लेकर के पिछली बार सरकार ने 200 रुपये बढ़ाया, काफी अच्छा होगा, सरकार बिजली फिर आई, लेकिन काफी बदलाव है। एक दो बात और जानते हैं क्या, जो शासन ने जो योजना चलाई है 3 लाख रुपये कार्ड, ये सीएमओ साहब मुँह देख के बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। गरीबी रेखा की जो लोग जो बड़ी बड़ी बीमारी से जैसे कैंसर वगैरह है, तो उनको लेकिन ये कलेक्टर साहब के सामने बात रखिए, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इन तक मुद्दा जाना चाहिए, और मैं आपको बार बार धन्यवाद देना। कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए काम नहीं करने दे रहे हैं उनको, तो ये तो देखिए सांसद की ड्यूटी बनती है ना। अनिल द्विवेदी जी विस्थापन को लेकर काफी संघर्ष किए इस क्षेत्र से, क्या कुछ कहेंगे आप, बोल पाएंगे?
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी बोलना कम कर दी है। ऐसा नहीं है, पार्टी हमारी बोलती है, पार्टी ही तो हमारी बोलती है। आज जो विषय है सिंगरौली समाज सम्मेलन और चौथा कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम का होगा, जी का बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी का कि आप ज्वलंत मुद्दों को लेकर के सिंगरौली के लोगों को की बातों को लेकर के एक मंच बनाया है। सिंगरौली संवाद हो रहा है आपका, और निश्चित रूप से ये संवाद बहुत अच्छा संवाद है, जनता अपनी बात रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये सिंगरौली के नीचे टोटल कोयला पड़ा हुआ है, इसको जो है उजाड़ना एकदम निश्चित है, उजाड़ेंगे पक्का है। क्योंकि पीछे से जो भी उजड़ता हुआ आ रहा है, चाहे 56 का रहा हो, 58 का रहा हो, 60 का रहा हो, 80 का रहा हो, जो भी विस्थापन रहा है, जो कानून रहे हैं, जो सहमतियाँ बनी हैं, उन सहमतियों का 100% पालन नहीं किया गया है। जो भी संविधान में कानून में जो भी बातें वर्णित हैं कि संविधान में ये चीज़ की हक विस्थापितों को मिलना चाहिए। अभी 2022 का लेटेस्ट विस्थापन कानून आया हुआ है, वो ऐसा कानून है कि आपको रोजगार नहीं देगा, आपको पैसा दे देगा, आपको पैकेज दे देगा, आप अपना रोजगार करिए, ऐसा कानून आया है। लेकिन सिंगरौली जिले में एक उद्योग चलता है, विस्थापन उद्योग जो चल रहा है, उस पर भी कलेक्टर साहब से कई बार चर्चा हुई है। रोजगार की बात करें, जो रोजगार की बात करें, कानून आया है 2022 में, रोजगार नहीं है। अरे जो पहले वाले कानून है उसमें भी तो रोजगार नहीं मिल पाया लोगों को। कानून में तो था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कानून में था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब तो कानून आ गया है, अडानी अंबानी ने मिलकर कानून बना दिया। जो अडानी की कंपनियां ले रही हैं उसमें साफ साफ है कि हम आपको जमीन का मुआवजा दे देंगे, आपको एक पैकेज दे देंगे, आप जैसे आराम करिए, आपको मतलब जमीन लेकर खत्म कर देंगे आपको, तो आपको एकदम नंगा बना देंगे। किसान से आप जो है, आपके पास पैसा रहेगा, आप ऐश करिए, आइए कीजिए, उसके बाद तुरंत करा देंगे। बता दीजिए मोरवा का 10 साल आने वाले कुछ समय में क्या भविष्य होना चाहिए? आने वाले 10 साल में मोरवा उजड़ जाएगा, मोरवा नहीं रहेगा। लेकिन इनको जो है कहीं कहीं सुव्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम से जो है आज तक कहीं पे स्थापन नहीं किया गया है। तो रहेगा ना मोरवा वासियों के लिए जो है बातचीत होती है, बार बार हम सीएमडी मैनेजमेंट सीएमडी के पास जाते हैं, एनसीएम के पास, तो यही कहते हैं कि हम एक सिटी बनाएंगे, एक शहर बनाएंगे। तो कौन सा शहर बनाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। हमको तो नहीं लगता है कोई शहर आज तक बना हो। कोई भी विस्थापित को जो कॉलोनी बनी है, जाके तमाम विस्थापित कॉलोनी आप देख लीजिए कैसे लोग जी रहे हैं। विस्थापित कॉलोनियाँ पुराना इतिहास यही रहा है, आने वाले समय में कैसा विस्थापित कॉलोनी मिलेगी सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं। तो पैसा लेंगे अपना, कहीं जाकर अलग से कॉलोनी बना लेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो इंसियल कॉलोनी देगा विस्थापित का, वो हमको नहीं लगता कि न्याय कर पाएगा। और जैसा आज तक इतिहास रहा है, न न्याय हुआ है न न्याय होगा। चलिए, तो जनता के साथ साथ तो आम आदमी पार्टी के नेता भी तरस हो चुके हैं। उम्मीद हमारी एक है, सिंगरौली की एक है कि निश्चित रूप से कुछ तो कुछ न्याय होगा। राजेश जी क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी संघर्ष करते हैं आप यहाँ सड़कों को लेकर के। सड़कें बनी नहीं, एक सीधी रास्ता थी, टेढ़ी हो गई, सीधी की रास्ता टेढ़ी हो गई, मझगुआ तरफ और इधर सवई तरफ, तो सीधी कब होगी? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस सिंगरौली की धरा पर एक ऐसा सपूत है जो जमीनी बातों को लेकर अपनी आवाज़ हमेशा उठाता रहता है। इसके लिए आपको बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, हम लोग फेसबुक पर देखते रहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की एक क्राइटेरिया है, मजबूरी है हमारी कि हम आप तक उस समय न पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। और मैं आपको बता दूं, यह भारत का ऐसा जिला है जो भारत की मैक्सिमम अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। योगदान का तरीका यहाँ का अलग अलग तरह का है। सबसे पहले तो मैं राजेश सिंह पीटीसी ग्रुप का एमडी हूँ और राजनीतिक सक्रियता हमारी कांग्रेस पार्टी से मैं जिला परिवहन प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारा यहाँ जितने भी मूल रूप से ट्रक के व्यवसायी हैं उनके लगभग 15,000 ट्रकों का हम लोगों का एक संगठन है, सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। और तमाम 2-3 यहाँ पे संस्थाएं हैं जिन पर हम लोग सक्रिय होकर कार्य करते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो यहाँ के मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत में
सिंगरौली जिला एक ऐसा आयाम रखता है कि आपको बता दूं, सबसे पहले भारत में जितनी भी बिजली उत्पन्न होती है उसका 32% बिजली सिंगरौली सोनभद्र जिले से ही जाती है। अब दुर्भाग्य है कि सिंगरौली फिर भी अंधेरे में रहता है। भारत में जितना भी कोयले का भारतीय उत्पादन होता है उसका 29% उत्पादन अकेले एनसीएल करता है, जो लगभग 130 मिलियन टन होता है। और लगभग 10 मिलियन टन बगल में दो कंपनियां जेपी और एपी पावर करती हैं। और इसका जो टैक्स वैल्यू है वो इतना ज्यादा है जो आम आदमी को समझ में भी नहीं आएगा कि अगर उसके डिफरेंट टाइप के अगर आप टैक्स वैल्यू जोड़ेंगे। अभी मैं ऑक्शन में ही बैठा था एनसीएल के, जितना भी कोयला यहाँ से उत्पादन होकर बाहर जाता है, आप समझ लीजिए अगर उसकी वैल्यू 10,000 रुपये टन है तो उसमें 4,000 रुपया प्रति टन अलग अलग टैक्स के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, क्षेत्रीय नगर निगम को और भारत सरकार को जाता है। इतना बड़ा योगदान हमारे सिंगरौली जिले का है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम सड़क के लिए भी सड़क पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और यह हमारे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब क्षेत्रीय जनता किसी भी जनता से ही चुने हुए जनप्रतिनिधि से संवाद करना चाहती है या आप जैसे लोग उन्हें बुलाकर जनता के बीच में संवाद करना चाहते हैं तो वो नदारद रहते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उस दुर्भाग्य से हम लोग दिन रात आज से नहीं पीढ़ियों से जूझ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इस पूरे जिले में सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू का स्रोत था तो वह सिर्फ और सिर्फ मोरवा से था। जो हम लोग जब पैदा हुए थे तो यह इस जिले का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता था। और मैं ये मानता हूं कि हमारे पूर्वज बताते थे कि सिंगरौली जिले का हृदय अगर कोई है तो वो मोरवा है। और आज इस मोरवा की स्थिति ये हो गई है कि इस मोरवा में अगर आपको इमरजेंसी में कोई कवरेज करने के लिए बैढ़न से आना हो जो सिर्फ मात्र 22 से 24 किलोमीटर की दूरी है तो शायद आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएं तो बहुत बड़ा भाग्य है। और इतना बड़ा रेवेन्यू का केंद्र एनसीएल जिसका हेडक्वार्टर है यहाँ, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ शासन और प्रशासन की ऐसी मंशा रहती है कि एनसीएल का भी सड़क पे कोई जोर नहीं चलता। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं रोजगार के लिए, रोजगार की चिट्ठी के लिए यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के पास जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आयाम जो एनसीएल यहाँ के कोयले उत्पादन से देता है, आज उस कोयले को ढोने के लिए भी सड़क नहीं है। और वह गाड़ियां जो है आम सड़कों पे चलती हैं और बार बार एक्सीडेंट होती हैं, घटनाएं होती हैं। उसके बाद एक पहलू तो ये देखा जाता है कि जिसके घर का चिराग बुझता है उसके लिए लोगों ने क्या किया, लेकिन जिसकी वजह से वो चिराग बुझता है उसका क्या हुआ इसके बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं करता। क्योंकि जो व्यवसायी अपने घर का कागज बैंक में रखकर और 50 लाख का लोन लेता है, उस गाड़ी का संचालन करने के लिए वह 50 लाख में 24 लाख रुपए भारत सरकार को टैक्स देता है। और फिर जितना डीजल भरवाता है उस डीजल का 60 से 70% हिस्सा टैक्स के रूप में देता है। फिर जिस सड़क पर चलता है लगभग हमको लगता है 10 से 12 हजार रुपए महीने का क्वार्टर टैक्स और इंश्योरेंस का टैक्स भारत सरकार को देता है। उसके बाद अगर उसके साथ कोई भी व्यवहार होता है तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे सिस्टम का दोषी वह गाड़ी मालिक है। इसे भी हमें हमेशा झेलना पड़ता है। और इस सिस्टम का दोषी थोड़ा बहुत भी नहीं मानते कि लापरवाही होती है गाड़ियों से? एकदम लापरवाही होती है। और वह कहीं ना कहीं लापरवाही के पीछे जो कारण होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग बार बार मीटिंग भी करते हैं। और उस मीटिंग में मैं शायद ही कोई ऐसी सड़क सुरक्षा की मीटिंग का मंथली जो मीटिंग होती है वो हो जिसमें मैं न जाता हूं। और मैं बार बार अपनी बातों को सक्षम अधिकारी के सामने और जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं उनके
लेकिन हम अपने अरे यार, इसको बार बार दबाना पड़ता है। अब थोड़ा बंद करिए, नहीं तो लोग कांग्रेसी समझ लेंगे हमको, ठीक है। इसीलिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, अपनी बात रखिए और आप बताइए कि क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। सड़कें तो चाहिए ना, बाईपास चाहिए, कन्वेयर बेल्ट चाहिए, अगर नहीं है तो अगर उच्च दबाव होगा, सड़कों पर ज़्यादा दबाव होगा, जाहिर सी बात है कि गाड़ियाँ तो एक्सीडेंट करेंगी। उसका वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता? आपका कहना बहुत सही है कि सड़क तो चाहिए ही चलने के लिए, लेकिन इसमें अगर हम अपनी सरकार को दोष दें तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि ठेका हम लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने ठेका है, सबसे पहले यूनिटेक और इनके माध्यम से नहीं, उसको गेमर इंडिया को दिया था। अब वो ठेकेदार की लापरवाही के चलते उसने काम नहीं कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयास करके उसका ठेका निरस्त करवा करके दोबारा टेंडर निकाला। टेंडर निकालने में जो लोएस्ट फर्म हुई वो त्रिपुटी बिल्डकॉन हुई। अब त्रिपुटी बिल्डकॉन ने ऐसी फर्म हमें मिल गई, कितना गंदा रेट पे काम ले लिया कि आज उसके चलते हम लोग परेशान हो रहे हैं। अब गलती पूरी ठेकेदार की है, लेकिन सुनना सरकार को पड़ता है। और बात रही जैन सिंगरौली मार्ग की, बात करेंगे आप तो शेखर भाई बैठे हैं सामने, हम लोगों ने मिलकर के चक्का जाम किया था। उस चक्का जाम के एक हफ्ते के अंदर टेंडर जारी करवा दिया गया एनसेड के द्वारा, और काम लगा हुआ आप भी देख रहे हैं। और नया रोड बना रहे हैं जो मड़ौली से लेकर के कांटा मोड़ तक। सच बोलना शुरू कर दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डायमंड इंडिया ने काम नहीं किया, ठीक, और कंपनी कौन सी है, टेक्नो यूनिक काम नहीं किया। तो स्कूल में अगर बच्चा गड़बड़ी कर रहा है तो उसके हेडमास्टर को जिम्मेदारी है कि उसको नियंत्रण करे, उसको सजा दे। तो डायमंड इंडिया को खुलेआम छूट दे दी गई। वर्करों का टेक्नो यूनिक में जो वर्कर थे आज तक पैसे नहीं पाए, जो रोड बनाने का काम कर रहे थे, रोड बनी नहीं, उखड़ रही है। कोई ऐसी कार्रवाई बताइए कि करवाए हो आप लोग। डायमंड इंडिया का टेंडर निरस्त कर दिया गया। कौन सी कार्रवाई? इससे बड़ी और कार्रवाई क्या होगी? जिसको काम दिया गया वो काम निरस्त कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, ब्लैक लिस्ट इन्होंने नहीं किया। ब्लैक लिस्ट करने का, ब्लैक लिस्ट के प्रोसेस में फाइल लगी हुई है, क्योंकि कोर्ट में मामला कोर्ट में चला गया है, इसलिए कोर्ट में जाने के कारण ये अभी पेंडिंग फाइल पड़ी हुई है। कब तक इंतजार किया जाए? पेशी पे पेशी, ये तो कोर्ट ये तो कोर्ट टाइम बताइए, समय बताइए। ये तो कोर्ट बताएगी ना, अब जज तो नहीं बोल सकते ना इसके लिए। आपको बता दें, एक मुद्दा और है उसके बीच में जो शायद आम जनता को नहीं पता है। 40 करोड़ रुपए यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का पैसा लेकर कंपनी गई है। आज उस कंपनी के लोग आकर उस कंपनी के कैंप से स्क्रैप लेके जा रहे हैं, और उस स्क्रैप पर भी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की एमपीआरडीसी कंपनी अपना हक जता रही है। अभी तक जो क्षेत्रीय लोगों का पैसा था वह दिलवाने के लिए उन्होंने कहा वह ठेकेदार देगा, लेकिन आज जब क्षेत्रीय लोग उससे मिलकर उस स्क्रैप से अपना पैसा लेने की मांग कर रहे हैं, तो आज एमपीआरडीसी के ही जीएम जाकर वहां रोक टोक करके बोल रहे हैं पहले हम अपनी रिकवरी करेंगे फिर आपका पैसा देंगे। ये है सरकार। एक बात ये है कि मजेदार बात बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, कि ये लोग मीटिंग करते हैं सूर्या भवन में, कलेक्ट्रेट में, और जब मैं फोन करता हूँ बोलते हैं कि वहाँ आ जाओ फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता ना, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं सबके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। तो वहाँ क्या है, मैं बोलता हूँ कि इस पर स्टेटमेंट दीजिए, कितना पैसा जारी हुआ, कितने का काम हुआ, कितने का नहीं हुआ। बोलते हैं अतुल जी मैं आपका रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, तो काम देखता हूँ, लेकिन ये जवाबदेही मेरी नहीं, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत पूछिए। ये सब क्या है? खुलेआम इस जगह पर बताइए कि कब तक रोड बन जाएगा, कब तक ये समस्या सुधर जाएगी। ये सब आपकी जिम्मेदारी, क्षेत्र की राजनीति करते हैं सर। अभी हम लोग, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा आपको कि सिंगरौली है, यहाँ पे हम लोग राजनीति से हट के काम करते हैं। राजनीति सिर्फ चुनाव के समय चलती है, जब चुनाव आता है। अभी हम लोग का जो रोड बनाने को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी आह्वान किया था, जिसपे जिला प्रशासन ने इसको